हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये है हमारी हिस्ट्री की 6 क्लास, जो कि 7 क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर है। कौन सा? 6। वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें क्या है? नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पूरा ही कंप्लीट करेंगे। और किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, उन सब पर मैं इस चैप्टर में बात करने वाली हूँ। ठीक है। और मैंने 5th चैप्टर अपलोड किया है, जिसमें एक आधा है, फिर दूसरा मैंने पार्ट 2 करके अपलोड कर दिया, क्योंकि नेट इश्यूज की वजह से वो क्लास बीच में कट हो गई थी। इसलिए मैंने कहा कि क्यों बार बार क्लास लूँ, टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने आधे आधे पार्ट में अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यानी कि कोई यात्री है वहां आ रहा है, तो उस नगर के बारे में क्या क्या आकांक्षाएं, मतलब क्या चीजें देखता होगा, किस तरह से सोचता होगा। यह बात इस पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र था, या फिर एक वाणिज्य शहर था, या फिर एक पत्तन नगर था, किसी अन्य प्रकार का शहर था। यानी कि वो एक मंदिर नगर भी हो सकता है, प्रशासनिक नगर भी हो सकता है, और क्या वाणिज्य शहर, पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह वाला नगर, इस तरह के नगर हो सकते हैं। ठीक है। वस्तुतः वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। यानी कि कई नगर क्या थे कि एक साथ अनेक प्रकार के, कैसे कैसे, यानी कि प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर होना, साथ साथ वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प शिल्प उत्पादन का केंद्र भी थे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर नगर के बारे में कोई स्टेटमेंट डालता है, पहला स्टेटमेंट डालेगा कि नगर एक मंदिर नगर हो सकता था, एक प्रशासनिक केंद्र भी नगर हो सकता है, एक वाणिज्य शहर भी नगर हो सकता है। राइट है। फिर स्टेटमेंट डालेगा कई नगर तो एक, मतलब कई नगर एक साथ अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता है, क्योंकि एक शहर में, क्या आपको एक शहर में एक मंदिर नगर नहीं हो सकता? हो सकता है। प्रशासनिक नगर भी हो सकता है, वाणिज्य कार्यकलाप और शिल्प उत्पादन केंद्र वाला भी नगर हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ठीक है। तो ये केंद्र दिखाए गए हैं, देख पा रहे होगे आप। जैसे सूरत है, मसूलीपट्टनम है, हम्पी है। तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं? तो यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे व्यापार और शिल्पकारी का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को बस समझते हुए जाना। ये 2-3 चैप्टर जो है ना, इनमें कुछ चीज़ें क्या है, लर्निंग की ज़्यादा हैं। ठीक है, समझने वाली कम है। तो मैं जो चीज़ें अंडरलाइन करवा रही हूँ, अगर जिस तरह से वो लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन बना सकता है, तो वो मैं करवा देती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो लर्न करना है, तो वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रशासनिक केंद्र के बारे में। तो प्रशासनिक केंद्र क्या है, जानेंगे। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने? चोल वंश के बारे में पढ़ा था अध्याय 2 में। आइए हम अपनी कल्पना से क्या करें कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, तंजावुर क्या है? चोल की राजधानी, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। क्या है? वो कह रहा है कि चलो ये कल्पना करते हैं, घोड़े पर सवार होके, इमेजिन करिए हम घोड़े पर सवार होके चोलों की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 साल पहले था। ठीक है। यानी कि यात्रा के लिए क्या होते थे? पहले यूज घोड़े होते थे। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि चोल राजाओं की राजधानी कौन होती है? तो चोलों की राजधानी तंजावुर हो जाती है। तो राजधानी से क्वेश्चन बनता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है, और सिंगल क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसे आप पॉइंट वाइज में लिख लीजिएगा। चोल एक तरफ डालना, राज एक तरफ राजधानी। चोलों की राजधानी क्या हो जाती है? तंजावुर हो जाती है। पहले भी मैंने बहुत सारी राजधानियां बताई हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। जो कावेरी नदी है वो कहाँ बह रही है? वो तंजावुर के पास बहती है। इस सुंदर मतलब जो हमने तंजावुर के बारे में पढ़ा, तो तंजावुर की यात्रा कर रहे हैं, तो तंजावुर की ही तो हम लोग विशेषता बताएंगे। तो कह रहा है कि 12 महीने यहाँ कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर कावेरी नदी बहती है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती सुनाई देती हैं। तो मंदिर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो जो राजा कौन थे? राज चोल, उन्होंने क्या करवाया था? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नंबर 2 क्वेश्चन ये बन जाएगा। देख रहे हो, इतने छोटे से चैप्टर से इतने से क्वेश्चन निकाल रही हूँ, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि लोगों के वास्तुकार कुंजर मल्लन, राज पेरू
पेरुथचंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। कौन नहीं थकता है? तो वो कह रहा है कि लोग नगर के वास्तुकार कौन थे? कुंजर मल्लन। कौन थे? कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। तो तंजावुर की अगर शिल्पकार की या शिल्पकार नहीं वास्तुकार की बात करता है तो ये नाम हो जाता है। बहुत ही टफ नाम लग रहा है बट आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं हर लाइन अब आप लोग कहोगे किसी किसी का क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं अरे लाइन पूरी एनसीईआरटी ही तो पढ़ रही हैं उसमें क्या है, उसे पढ़ के क्या करना है, मैं भी ऐसे पढ़ लूंगा। लेकिन मैं एनसीईआरटी पूरी इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि वो स्टेटमेंट में पूरी लाइन की लाइन जो कि त्यों उठा के रख देता है, और जिस लाइन में कहाँ से वो तुम्हें घुमा सकता है मैं वो चीज़ क्लियर करती हूँ। कि मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ से ये चीज़ उसने हटा दी और आप कहोगे नहीं नहीं ये तो बहुत सही है क्वेश्चन, तो वही चीज़ें गलत होती हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगी किस तरह से वो स्टेटमेंट उठाता है, ज्यों का त्यों देगा, और किस तरह से उसी स्टेटमेंट से एक छोटी सी चीज़ गायब करके आपको कंफ्यूज कर देगा और आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं सारी चैप्टर को डिटेल में करवाती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवाया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, यानी कि जो राजराजेश्वर मंदिर है वहां पे क्या है, राजराजेश्वर में किसका मंदिर है, तो वो शिवलिंग का मंदिर हो जाता है। और जो वास्तुकार का नाम हमें कैसे पता चलता है, तो उस वास्तुकार का नाम हमें कहाँ पर मिला है, मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मिला है। अब क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाएगा कि जो तंजावुर की वास्तुकला है उनके वास्तुकार कौन है, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी हमें तंजावुर के अभिलेख से मिलती है। सुनना, यह तंजावुर के लिखे एक अभिलेख की दीवार में उत्कीर्ण है इनका नाम। तो अभिलेख तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट वह एग्जाम हॉल में क्या होगा कि हाँ कहीं तो उत्कीर्ण करवाया था, शायद अभिलेख में ही करवाया था, और आप लोग क्या करोगे, राइट करके आ जाते हो। नहीं, अभिलेख में नहीं करवाया था, उसने क्या करवाया था, राजराजेश्वर के मंदिर में अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट में वो घुमा देता है और आपको वो चीज़ें उस टाइम पे याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हम भी उसी चीज़ से गुजरे हुए हैं, हमें पता है कैसे कैसे गलतियां हो सकती हैं। बस इसी मोटिव की वजह से मैं ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ कि बच्चों का कोई भी इजी क्वेश्चन गलत ना हो, ना ही टफ क्वेश्चन गलत हो। टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बस लैंग्वेज टफ होती है। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो लैंग्वेज हमें क्या होती है, ईजी लगती है। ठीक है, तो अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो गाइस प्लीज़ कमेंट किया करिएगा। आपके कमेंट के बिना क्या होता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे पता है सब लोग क्लास देख रहे हो और सबको क्लासेस पसंद आ रही हैं, बट आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। अगर अच्छी लग रही तो नहीं है आपके टाइम, वाई वाई टाइप कर दीजिए, मैं जान जाऊंगी यस यस यस, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, इनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं, यानी कि जो तंजावुर शहर है उसमें क्या है, राजमहल के अलावा क्या है, मंडप बने हैं। मंडप में राजा लोग क्या करते हैं, दरबार लगाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। क्या बने हैं नगर में, सैन्य शिविर, यानी कि सैनिकों की रहने की जगह, यानी कि शिविर बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुएं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरियूर के सलिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियां बनाने, कपड़ा, राजा और अभिजात वर्गों के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि तंजावुर के लोगों के लिए कपड़े कौन बनाता है, तंजावुर के जो मंदिर है उसके लिए झंडियां कौन लाता है, तो वो हो जाता है किस नगर के लोग, नगर के ओरियोर के लोग, सलिए बुनकर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि सलिए बुनकर कहाँ के हैं, तो वे ओरियोर के हैं। सली बुनकर क्या करते हैं, तो वो मंदिरों के लिए, यानी कि जो तंजावुर का मंदिर है उनके लिए झंडियां झंडा झंडियां बनाने का कपड़ा, और राजा और अवजात वर्ग के लिए बढ़िया कपड़ा, ध्यान से सुनेंगे, सूती कपड़ा कौन यूज कर रहा है, तो वो राजा और अभिजात वर्ग कर रहा है। जनसाधारण क्या कर रहा है, मोटा सूती वस्त्र तैयार करते हैं। जनसाधारण के लिए, जो आम जनता है उनके लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि राजा और अभिजात के लिए बढ़िया सूती कपड़ा था और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र था। ठीक है, कौन करता था, तो वो सलीब बुनकर करते थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। कौन बना रहे थे? तो यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित कौन सी मूर्ति है? उत्तम कांस्य मूर्ति। तो इन चीजों को बना रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदिर और नगर तीर्थ, यानी कि मंदिर और नगर तीर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। वास्तुकार, स्थापत्य कला, शिल्प कला, इनसे एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, और ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तंजावुर मंदिर एक नगर भी उदाहरण है, यानी कि तंजावुर मंदिर किसका उदाहरण है? तो एक मंदिर नगर का उदाहरण हो जाता है। किसका उदाहरण हो जाता है? एक मंदिर नगर का उदाहरण हो जाता है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। क्या है? नगरीकरण जो है वो नगरों के विकास की क्या हो जाती है? प्रक्रिया हो जाती है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए क्या हो जाते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? मंदिर। एक मिनट गाइस, क्या हो गया है? कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए क्या करते हैं? मंदिर बनाते हैं। वे मंदिरों को भूमि तथा धन अनुदान में देते हैं, यानी कि जो राजा लोग हैं वो मंदिरों को क्या करते हैं? भूमि और धन का दान करते हैं, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता है। पर्वोत्सव में मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शन आरती की दान दक्षिणा दिया करते हैं, यानी जो लोग मंदिरों में जाते हैं वो क्या करते हैं? दान दक्षिणा देते हैं। जैसे हम भी मंदिर जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं? दान दक्षिणा देते हैं। इसी तरह उस टाइम पे भी लोग दान दक्षिणा दे रहे थे। अब बात करते हैं कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है ये लुप्त मोम तकनीकी? इस चीज को हम जानेंगे, तो ये इसको IMP लगा लीजिए आप। ठीक है, देखिए, कांस एक मिश्रित धातु होती है। जो कांसा है वो क्या है? कांसा एक मिश्रित धातु है। किस किस का मिश्रण होती है? तो वो तांबे और टिन का मिश्रण के मेल से बनती है। तांबे तांबे और रांगे, रांगे टिन की जगह अगर रांगे भी लिख के आता है तो वो राइट होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि लिखा है तांबे और रांगे, और पुस्तक में क्या लिखा है? टिन के मेल से बनती है। जो कांसा है वो किससे मिलकर बन रहा है? तो कांसा आपका तांबा और टिन से मिलकर बन रहा है। घंटा धातु में रंगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था, यानी कि जो भी घंटा धातु का टिन था उसका अनुपात किसी अन्य कांसे के अनुपात से क्या होता था? अधिक होता है। यह घंटा जैसी ध्वनि क्या करता है? उत्पन्न करता है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है चोलकालीन काष्ठ मूर्ति। तो आप देख पा रहे हो कि ये काष्ठ मूर्ति है चोलकालीन। वो ये किस कौन सी तकनीक से बनाई गई है? तो ये लुप्त मोम तकनीकी से बनाई गई है। ठीक है, अब बताऊंगी मैं इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या करते हैं? मोम की प्रतिमा बनाई जाती है। सबसे पहले पहले किसकी प्रतिमा बनाई जाती है? लुप्त मोम के अंदर तो मोम की प्रतिमा बनाई जाती है। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि मोम की क्या की? पहले प्रतिमा बनाई, फिर चिकनी मिट्टी से उसे लीपा जाता है, सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर कह रहा है जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था, यानी कि जैसे वो मिट्टी सूख जाती थी फिर क्या होता था? उसको गर्म किया जाता था। फिर और उसे एक मिनट, और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा मोम पिघलाकर बाहर निकाल लिया जाता था। ठीक है, तो एक छेद से क्या होता था? सारा मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी, यानी कि जो छेद खाली हो गया मोम निकल के, फिर वहां से क्या होते था? पिघली हुई धातु वहां पर भर दी जाती थी, यानी कि कांस्य धातु वहां पर भरी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसे उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ये सारी चीजें क्या हो रही थी? लुप्त मोम तकनीकी की चल रही थी। अब आगे जानेंगे। अब जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि लुप्त मोम तकनीकी किस काल की थी? तो वो कहाँ की थी? चोलों की थी, यानी कि किसकी थी?
चोलकाल की थी। और फिर क्या होता है, चोलकालीन हो जाती है। और लुप्त मोम तकनीकी कैसे बनाई जाती है, अगर सीरीज में भी पूछे तो सबसे पहले मोम की प्रतिमा बनती है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी से लीपा जाता है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें एक छोटा सा छेद होता है और उस मूर्ति को गर्म किया जाता है। वो गर्म करने के बाद जब वो मोम पिघल जाती है तो उस छेद से उसे निकाल दिया जाता है। उसी छेद के रास्ते क्या होता है, हमारा कांसा कांसा का जो कांसा धातु होती है उसे पिघलाकर उसमें डाला जाता है। जब वो फिर उसे जब वो जम जाती है यानी कि सूख जाती है, फिर ऊपर से क्या होता है, उसे मिट्टी को झड़ा दिया जाता है और उसे साफ करके साइड में रख दिया जाता है। तो इस तरह से क्या बनती है, हमारी कांस्य मूर्ति बनती है। कौन सी तकनीक से, तो लुप्त मोम तकनीकी से। कहाँ की तकनीकी है, तो वो चोलकालीन तकनीकी हो जाती है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया, जो ऊपर मूर्ति है वो इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापारी और साहूकारों में लगाते थे। जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे सो मंदिर के धन को कहाँ लगाते थे, तो वे मंदिर के धन को व्यापारियों और साहूकार में लगाते थे। सने सने समय के साथ, सने सने मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास क्या हो गए, बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। अब क्वेश्चन बनेगा कि मंदिर नगर कौन थे, मंदिर नगर क्या होते हैं, आप इस बारे में जानते हैं। तो आपको नहीं पता होगा कि मंदिर नगर क्या है। तो क्या होता था कि ऐसे पहले मंदिर बनता था। ठीक है, मंदिर बन गया, पहले क्या हुआ, मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद फिर क्या हुआ, गांव बसे। ठीक है, जब मंदिर, जिस गांव में मंदिर है, मंदिर के बाद गांव बस रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का मंदिर नगर बन जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर नगर आप लोग जान गए होंगे, मंदिर नगर क्या है। तो आपका जो राज राजेश्वर मंदिर है, वो एक मंदिर, तंजावुर शहर है, वो क्या है, एक मंदिर नगर शहर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इस रीति रिवाज से क्या होता था, एक मिनट, इस रीति रिवाज से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी मंदिर यानी कि भिलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सा मंदिर नगर मंदिर है। तो नगर मंदिर आपका एक राजेश्वर मंदिर हो जाता है, एक आपका ये भिल्ल स्वामिनी मंदिर हो जाता है यानी कि भिलसा या विदिशा, और एक गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी क्या हो जाता है, मंदिर नगर बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में, कांचीपुरम में, मदुरई में, आंध्र प्रदेश में भी हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाता है, तिरुपति का मंदिर, ये भी एक नगर मंदिर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। जैसे वृंदावन, क्या है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में, तिरुवनमलाई यानी कि तमिलनाडु में। ऐसे नगर के दो उदाहरण हैं। ठीक है, अब अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में कौन थे, चौहान राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, तो चौहान राजाओं की राजधानी क्या थी, अजमेर थी। ठीक है, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा सूबा मुख्यालय बन गया। क्या बन गया था, मुख्यालय, यानी कि चौहानों की राजधानी क्या थी, अजमेर, बट मुगलों के समय में अजमेर को क्या बनाया गया था, सूबा यानी कि मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बना लिया गया था। ठीक है, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्धि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु भी श्रद्धालु सभी कहाँ थे, आगे बढ़ते हैं। सभी पंथों मतों में के हुआ करते थे। जो चिश्ती लोग थे, उनके जो श्रद्धालु और अनुयायी थे, वो क्या होते थे, सभी पंथों और मतों के होते थे। अजमेर के पास की पुष्कर सरोवर, कौन, अजमेर में, अगर क्वेश्चन बनता है कि पुष्कर सरोवर कहाँ है, तो वो अजमेर में हो जाता है, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे नगरों का संजाल, जो छोटे नगर हैं उनका संजाल क्या है, ये संजाल जानेंगे। तो 8वीं शताब्दी की बात करेंगे। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीपों में अनेक छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक
मंडपिका, क्या एक मंडपिका होती थी, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, यानी कि जो मंडपिका थी उसे उसे बाद में क्या कहा जाने लगा, मंडी कहा जाने लगा। तो उनमें क्या होती थी, आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपने उपज बेचने के लिए आते थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि 8वीं सदी में जहां पर अनाज बेचा जाता था उस जगह को क्या कहा जाता था, तो मंडपिका कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उनमें से ऐसी गलियां एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट गाइस। कोई बात नहीं, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों को तो एक शेयर कर दीजिएगा क्लास, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जहाँ आसपास के लोग क्या करते थे, अपना अनाज बेचने के लिए आते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा, यानी कि दुकानें बाजार होती थी उन्हें पहले हट कहा जाता था, बट अब क्या कहते हैं, हाट। जो हफ्ता में हम लोग लगती है ना उसे हाट बुलाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बाजार को हाट कहते हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्या करते थे, क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पानी, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसालों को बेचने के लिए आते थे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ समझाने की चीज़ होगी, वहाँ मैं 100% आपको चीज़ें समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंद कर बंदी कर महल बना लेता था। यानी कि जो आमतौर पर सामंत यानी कि परावर्ती काल के जमींदार थे, वो क्या करते थे, नगरों के आसपास क्या कर लेते थे, किलेबंदी करके महल बना लेते थे। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। ठीक है, कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिर को प्रदान कर देते थे, यानी कि जो वहाँ का कभी कभी जो कर था वो किन्हें मिल जाता था, स्थानीय मंदिर को प्रदान करते थे। जो वहाँ का स्थानीय मंदिर होगा, वहाँ का जो मेन मंदिर होगा, उनको इस कर का अधिकार सौंप दिया जाता था, कि यानी कि वो शिल्पकारों और वास्तुकारों से कर ले सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता है, ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कारीगर है जो लकड़ी पर नक्काशी कर रहा है, यानी कि लकड़ी पर क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाजारों पर कर। तो बाजारों पर कर कैसा था जानेंगे। ठीक है, एक यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है। कब प्राप्त हुआ ये हमें, 10वीं शताब्दी का है ये। ठीक है, जिसमें शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्या क्या थे, तो जैसे शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर, कपड़े पर कर लगाया जाता था। तो इन सारी चीज़ों पर कर लगाया जा रहा था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता रहता है कि गुड़ पर, रुई, सुपारी, नमक, तिल, इन पर भी उस टाइम पे कर लगाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वाले आसवकों, तेलों और पशु चारे, अनाज के बोरे पर भी क्या होता था, कर लगाया जाता था। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में वसूला जाता था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर क्या होता था, कोई कर क्या होता है, वस्तु के रूप में, यानी कि कोई चीज है उसकी वस्तु ले ली, यानी कि जैसे कोई अच्छी चीज है, जैसे आप लोग चने भुजाने जाते हो, तो वो क्या, चने वाला क्या करता है कि चने भूंजेगा और इतने किलो चने चाहिए, इतने मतलब 5 किलो चने भूंजेंगे तो हमें 2 किलो चने चाहिए, तो आप चने दे जाते हो। तो इस तरह का कर होता था। एक नगद कर होता था जो पैसे देकर लगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आज बाजार कर वाले करों के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करें। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी क्या थे, बड़े और छोटे व्यापारियों की चीजें, इनके बारे में जानेंगे। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। देखो, बड़े व्यापारी भी होते हैं, छोटे, जिनके पास ज्यादा लागत होती है वो बड़े व्यापारी बन जाते हैं,
जिनके पास कम लागत होती है वो छोटे व्यापारी बन जाते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग होते थे जिनके बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, अध्याय 7 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था, यानी कई व्यापारी क्या होते थे, विशेष रूप से जो घोड़े के व्यापारी होते थे वे एक संघ बनाते थे, उनका एक क्या होता था, मुखिया होता था। वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदना खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। जो मुखिया होता था वही जो खरीद रहा है घोड़ा उनसे बातचीत करता था। आगे बढ़ेंगे। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर क्या करते थे, काफिले बनाकर साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि गिल्ड क्या था, गिल्ड किसे कहते हैं, तो व्यापार संघ को क्या कहते हैं, आपका गिल्ड कहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब व्यापारी संघ बनाकर क्यों चलते थे, क्योंकि उन्हें जंगलों से गुजरना पड़ता था, इसलिए वो संघ बनाकर चलते थे। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें चीज़ें जल्दी क्लियर करनी है और आपका एग्जाम आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द आपके एनसीईआरटी फिनिश कर दूँ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आप लोग फिर से रिवीजन कर लें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 8वीं शताब्दी और परावर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, यानी कौन सी काल की बात हो रही है, 8वीं और परावर्ती काल के संघ थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम और नाना देसी। जो व्यापारिक संघ थे उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन से संघ हो रहे थे, तो एक आपका मणिग्रामम हो जाता है, एक नाना देसी संघ सबसे क्या था, प्रसिद्ध था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये व्यापारी संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। तो यहाँ यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, व्यापार किया है। क्वेश्चन बनेगा कि 8वीं और शताब्दी के परावर्ती काल में अनेक संघ थे, जिनमें से दो प्रसिद्ध संघ के नाम बताइए। तो पहला आपका मणिग्रामम होना चाहिए और दूसरा आपका नाना देसी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा क्या था, इनके अलावा चेट्टियार क्या थे, चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे वहां पर, क्या थे, यानी कि इस काल में कौन कौन सी चीजें चल रही थी, तो यहाँ पर इसके अलावा एक चेट्टियार और मारवाड़ी क्या हो जाते, समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि देश के प्रधान व्यापारी समूह कौन बने, तो वह आपका क्या हो जाएंगे, चेट्टियार हो जाएंगे और मारवाड़ी ओसवाल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात व्यापारियों में हिंदू, बनिया, मुस्लिम, बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे, यानी कि जो गुजरात व्यापारी थे उनमें क्या का कौन कौन शामिल था, तो उनमें आपके हिंदू, बनिया और मुस्लिम, बोहरा समुदाय शामिल थे। ध्यान से सुनना, गुजरात व्यापारियों की बात करें तो उसमें कौन शामिल हो जाते हैं, कौन सा समुदाय, तो हिंदू और बनिया और मुस्लिम और बोहरा दोनों समुदाय क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वे दूर दूर तक जाकर लाल सागर में बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। कहाँ कहाँ से कर रहे थे, फारस की खाड़ी से, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में से जाकर कर रहे थे। ठीक है, वे इन पत्तनों में कपड़ों और मसाले बेचते थे। क्या बेचते थे, तो कपड़े और मसाले बेचा करते थे। और बदले में वे क्या करते थे, बदले में सोने और हाथी दांत तथा दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो ये हो जाता है वस्तु विनिमय। ठीक है, तो क्या होता था, वो अफ्रीका से क्या लाते थे, सोने, हाथी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले और टिन, मिट्टी के नीले बर्तन लाते थे। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। क्वेश्चन बन जाएगा कि पश्चिमी तट पर कहाँ के लोग बसे थे, तो वे अरबी, फारसी और सीरिया ईसाई लोग बसे हुए थे। आगे देखते हैं। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लाल सागर बंदरगाह पर बेचे जाने वाले मसाले और कपड़े कहाँ के व्यापारी खरीदते थे, तो वो इतावली के यानी कि इतालवी के व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों का ध्यान कम जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वहां से वे उन्हें आगे यूरोप बाजार में बेचते थे। ठीक है, तो लाल सागर से कौन खरीदता था, इतावली व्यापारी खरीदते थे, और वो व्यापारी कहाँ बेचते थे, तो यूरोप के बाजारों में बेचते थे। उस उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले कौन कौन से हो जाते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजन के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, और भारतीय सूती कपड़ा का बहुत लुभावना होता था, यानी कि जो सूती कपड़ा था वो भी लुभावना हो रहा था भारत का। देखेंगे ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, तो मैं अभी एक आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। 1 मिनट बस पढ़ लीजिए ऐसे। ये चीजें
यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाएँ, ठीक है? मान लो क्या हो रहा है, लाल सागर से इतावली व्यापारियों ने क्या किया कि मसाले वगैरह खरीदे और कहाँ बेचे? यूरोप के बाज़ार में बेच दिए, ठीक है? अब क्या है, गर्म जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु आपने पढ़ी होगी, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया है गर्म जलवायु। तो गर्म जलवायु में कौन-कौन चीज़ें हो रही हैं? जैसे काली मिर्च है, दालचीनी, जायफल, सौंठ, ये सारी चीज़ें उग रही हैं। तो ये चीज़ें क्या है, यूरोप की महत्वपूर्ण अंग थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मीट वगैरह बनाया जाता है था। और मीट के लिए क्या होता है, मीट पर अगर काली मिर्च डाल दो तो मीट खराब नहीं होता है कहते हैं लोग। तो उस समय काली मिर्च का यूज़ मीट खराब ना हो इसलिए किया जाता था, तो इनकी बहुत ज़्यादा माँग थी। और भारत का जो सूती कपड़ा था वो भी इनके लिए क्या हुआ था, बहुत अच्छा माना जाता था। इन्हें बहुत पसंद करते थे यूरोपी। फिर उन्होंने देखा कि इतावली लोग वहाँ से सस्ते दामों में लाते हैं, यहाँ पर महँगे दामों में बेचते हैं, तो यहाँ से व्यापार अच्छा होगा। इस तरह यूरोपीय कंपनी क्या हुई, भारत में आई थी, किस उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से। तो धीरे-धीरे माइंडसेट डेवलप कर रहा है। 8th क्लास में हमें क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समय के साथ-साथ व्यापारी और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। काबुल, किसके बारे में देख रहे हैं हम? काबुल के बारे में। तो काबुल के बारे में जानेंगे, क्या है काबुल? काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बना है। जो काबुल है, वो अपनी पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से क्या बना है? राजनीतिक और वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। ठीक है? काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन बनेगा कि रेशम मार्ग से कौन से दो कौन से 2 शहर जुड़े हुए थे? वो आपके काबुल और कंधार हो जाते हैं। कौन-कौन हो जाते हैं? तो वो आपके काबुल और कंधार हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर, जो हीरो के एक सौदागर थे, कौन थे? जॉ बैपटिस्ट टैवर्नियर, ठीक है? तो कौन थे? जॉ बैपटिस्ट टैवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रतिवर्ष कितने हज़ार रुपए होता है? तो प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का होता है, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलामों की गुलाम भी बिक्री के लिए क्या होते थे? लाए जाते थे। ये चीज़ें लाई जा रही थी, मेवे, खजूर, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाते थे। किस लिए? बेचने के लिए लाते थे। और गुलामों की भी क्या होती थी? गुलाम भी बेचे जाते थे। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि जो जो बेबिस्टा व्यापारी था, तो वो किस चीज़ का व्यापारी था? तो जो बेबिस्टा आपका हीरे का व्यापारी था। कहाँ का था? हीरों का व्यापारी था। और इसने कहाँ के बारे में अनुमान लगाया था? तो काबुल के घोड़ों की आय के बारे में अनुमान लगाया था। कितने हज़ार रुपए अनुमान लगाया था? तो 30,000 रुपए अनुमान लगाया था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो काबुल भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करना भी नहीं भूलना है, ठीक है? आपके कमेंट से ही मोटिवेशन आता है, वरना क्लास लेने का मन नहीं करता है, ठीक है? तो नगर में शिल्प, ठीक है? नगर में शिल्प, शिल्प के बारे में जानेंगे। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे। कहाँ के? बीदर के शिल्पकार, ठीक है? प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। क्या पड़ गया? बीदर पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय का, कौन सा? पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय, जिसे क्या कहते हैं? सुनार, केसेर, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि बीदर बीदरी जो बीदरी काम था वो कहाँ का था? तो वो बीदर का था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ कहाँ के शिल्पकार बीदरी का काम करते थे? तो बीदर के शिल्पकार हो जाते थे, ठीक है? पांचाल विश्वकर्मा समुदाय, ठीक है? पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय में कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं? किन-किन लोगों के लिए कहा गया है? तो उसमें सुनार भी आते हैं, कसेरे, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई भी शामिल होते हैं। किसमें? पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय में। आगे बढ़ेंगे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े-बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या
कैकोलर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। कौन-कौन से बुनकर के समुदाय इम्पोर्टेंट हो गए थे? तो सालियार या कैकोलर जैसे समुदाय क्या हो गए थे? समृद्धशाली बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। क्या बन गए थे? यानी कि वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे क्या हुआ? कपास को साफ करना, काटना, रंगना स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे जब, ठीक है? जिनके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती थी। विशेषज्ञ क्या होता है? जो किसी एक काम में निपुण हो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर बिदरी कला को पूछे कि बिदरी कला क्या है? बिदरी किस प्रकार की कला है? तो तांबे और चांदी के बर्तनों में जो जड़ाई का काम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बिदरी कला कहा जाता है, ठीक है? और बिदरी कहाँ की कला है? तो वो बीदर की कला हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीतल की इस मोमबत्ती में काला आवरण देखो ये दिख रहा है, ये कला, ये बिदरी कला है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है? कला का यानी कि बिदरी कला क्या है? तो आपको क्लियर हो गई होगी। तांबे और चांदी के बर्तनों में जो जड़ाई का काम होता है उसे बिदरी कला कहा जाता है। कहाँ की है? बीदर की है। आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बात करते हैं शहरों के बदलते हुए भाग्य। वाह, सीधे भाग ही बदलती है। जानेंगे क्या है शहरों के बदलते हुए भाग, लक, जिसके लिए हम और लोग रोते रहते हैं, हमारा लक साथ नहीं दे रहा है, ठीक है? कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारी केंद्र के रूप में विकसित हो गए हैं, ठीक है? जो अहमदाबाद, गुजरात है वो क्या है? बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार अथवा महत्वपूर्ण की दृष्टि से सिकुड़ गए हैं। तो ये भाग्य है। देखो कहते हैं ना उसका भाग था, उसने ये चीज़ एक ही बार में क्लियर कर ली, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है हमें लगता है कि हमारा दोस्त हमसे कम होशियार है, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी उसका निकल जाता है एग्ज़ाम, हम रह जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी डेस्टिनी है, यानी कि ये हमारा भाग्य ही है। तो भाग्य देखो भाग्य सबका साथ देता है पर हमें उसके साथ मेहनत भी करनी है। और जब मन घबराए ना तो थोड़ी देर के लिए भगवान के साथ बैठो, भगवान से बातें करो तो मन हल्का हो जाता है। पूजा पाठ करने से हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है और मेहनत करने से क्या होता है? कर्म का फल मीठा होता है। हमें अपना कर्म करना है और अच्छी मेहनत करनी है। जैसे हमारा ऊपर बैठा जो गॉड देख रहा है वो कहे तथास्तु, आपके जो सपने हैं वो पूरे हों, तो इसलिए हमें क्या करनी है? मेहनत करनी है। तो क्या है? भाग्य अहमदाबाद के क्या हो गए? भाग्य खुल गए क्योंकि वो बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। बल्कि जो तंजावुर था वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, ठीक है? इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी तट पर स्थित कौन सा? मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है? क्वेश्चन बन जाएगा कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन बना? तो वो था आपका मुर्शिदाबाद। किस नदी के किनारे था? तो वो भागीरथी नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया। यानी कि जो मुर्शिदाबाद थी वो 1704 में किसकी राजधानी बनी? तो वो बंगाल की राजधानी बनी क्या? मुर्शिदाबाद। इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और फिर क्या हुआ? लेकिन इसी शताब्दी में क्या हुआ? उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते वस्त्र के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। यानी कि जो मुर्शिदाबाद में जो बुनकर थे वो चीज़ें बना रहे थे पर जो इंग्लैंड से चीज़ें मशीनों द्वारा बन के आ रही थी तो वो सस्ती थी। तो वो लोग क्या करते हैं? सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, हम भी सस्ती खरीदें। तो इसी तरह उनका भी क्या हुआ? व्यापार उसी साल क्या हुआ? गड़बड़ा गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के नज़दीक से एक नज़र। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इम्पोर्टेंट है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, ठीक है? जानेंगे हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। तो पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? तो हम बात करने वाले हैं हम्पी की। तो हम्पी के बारे में जानेंगे। क्या कह रहा है? हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटी पर स्थित है। पहला क्वेश्चन नदी से ही बन जाएगा, ठीक है? जानते हैं। तो हम्पी नगर, जो हम्पी नगर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है? यह नगर 1336 में कब स्थापित हुआ? 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, ठीक है? ध्यान रखेंगे। देखो 2 लाइन से 2 क्वेश्चन निकालने के मामले में तो मैं एक्सपर्ट हूँ भाई, ठीक है? अब आप कहोगे मैम अपनी ही तारीफ कर रही हैं, क्या करूँ? आप लोग तो करते नहीं हो, तो अपनी ही तारीफ करके खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम्पी नगर कहाँ स्थित था? तो हम्पी नगर
ठीक है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नगर था, और किस राज्य का केंद्र स्थल बना, तो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल बन गया था। ठीक है, हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है, कहाँ से, शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी क्या थी, उच्च कोट की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं कहीं क्या थे, गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं हुआ था। ध्यान से सुनना, हम्पी की दीवार के निर्माण में गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का यूज नहीं हुआ था। वहां क्वेश्चन डाल देगा यूज हुआ था, आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बस इतनी सी ही चीज हटाता है, पूरी चीज ज्यों की त्यों लिख देगा, आपके माइंड में रहता हाँ ये तो पढ़ा था मैंने, पर वो चीज आपने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो गारे और चूने का यूज नहीं हुआ है जोड़ने के लिए। ठीक है, शिलाखंडों को आपस में गूंथ कर बनाया गया, यानी कि जो यहाँ की दीवारें थी, वहाँ की दीवारों में जो शिलाखंड है उनको आपस में फंसा कर और गूंथ कर बनाया गया था। यानी कोई भी चीनी इनी गारे चूने का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाली लाइन है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार, ये देखो कैसे बना है। उन्होंने क्या किया, पहले एक ये ईंट रख दी, फिर ये ईंट रख दी, ये ईंट रख दी, ये ईंट, अब ऊपर क्या हुआ, ऐसे ईंट रख दी, ऐसे। ठीक है, फिर ऊपर ऐसे रख दी, ऐसे रख दी, ऐसे रख दी, ऐसे रख दी। तो इस तरह से इनको ये ऐसे फंसा फंसा कर हम्पी की दीवार बनाई गई है। इसमें चूने और गारे का यूज नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, अगर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, करो भाई। अब एक किलेबंद नगर, किसके बारे में पढ़ना है, एक किलेबंद नगर है उसके बारे में पढ़ते हैं भाई। कौन सा वो किलेबंद नगर है। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन पहली लाइन से कि हम्पी नगर का वर्णन किसने किया है, तो डोमिंगो पेज ने किया है। वो कहाँ का यात्री था, तो वो पुर्तगाली का यात्री था। दो क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा से आने वाले लोग जिसमें प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से क्या है, सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि मजबूत राजगीरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों से बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अंदर अत्यंत सुंदरता है, और जिनकी छतें क्या हैं, सपाट और चपटी हैं। तो हम्पी की सतह क्या हो जाती हैं, सपाट और चपटी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहर के निर्माण में काफी रुचि दिखाई है। कहाँ के लोगों ने, तो विजयनगर के शासकों ने किसमें, जलाशयों और नहरों में क्या दिखाई है, रुचि दिखाई है। जैसे मालदेवी नदी, कौन सी नदी, मालदेवी नदी 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध बनाने वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। यहाँ से देखो मैं दो क्वेश्चन बताती हूँ कैसे बनता है, बस इतनी सी जगह से मैं आपको दो क्वेश्चन बना के बताती हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा कि अनंत राज सागर जलाशय किस नदी पर बना है, तो वो मालदेवी नदी पर बना है। कहाँ पर बना है, मालदेवी नदी पर बना है। किन कहाँ के शासकों ने बनवाया है, तो आप देख पा रहे होगे विजयनगर के शासकों ने बनवाया है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.37 किलोमीटर लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो लंबाई तो नहीं पूछता है, पर स्टेटमेंट में डाल सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मालदेवी नदी पे कौन सा बांध हो जाता है, अनंत सागर जलाशय बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया था। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आएगा कि दो पहाड़ियों के बीच किस राजा ने एक एक जलाशय का निर्माण किया था या बांध का निर्माण किया था, तो वो कृष्णदेव राय ने किया था। कहाँ पर, दो पहाड़ियों के बीच में किया था। बांध का निर्माण कहाँ के, विजयनगर के निकट एक कौन सी थी, विशाल झील के निर्माण के लिए किया था। ठीक है, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। एक तो विजयनगर के शासक ने कौन सा, मालदेवी नदी पर अनंतराज सागर बनवाया था। फिर दो पहाड़ियों के बीच में प्रस्तर बांध का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। क्यों करवाया था, कि विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो बांध से पानी कहाँ, झील में जाता था, और झील से क्या होती थी, सिंचाई की जाती थी है।
आगे देखते हैं, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। जो हम्पी की वास्तुकला है वो विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने होते थे। क्या बने होते थे? आले। पहले ऐसे नहीं बनते थे आले, पहले के पुराने घरों में ऐसे बनते थे ना। अगर जिन्होंने गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, ऐसे आले बनाए जाते थे। तो ऐसे ही आले हम्पी के हम्पी के वहाँ बनाए जा रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई 1 मिनट। कई सुनियोजित बाग बगीचे थे जिनमें कमल और टोडे की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। यानी कि जो बाग और बगीचे थे वहां पर कैसी मूर्तिकला थी? तो कमल और टोडे की मूर्तिकला के नमूने थे। आगे बढ़ते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अपने स्मृति काल में हम्पी कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या हो गया था? गुंजायमान हो गया था। आगे बढ़ते हैं। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चेट्टियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपी व्यापारियों के एजेंटों का क्या होता था? जमघट लगा रहता था। जमघट मतलब जमा रहते थे। कहाँ के एजेंट? तो वो हो जाते हैं आपके मुस्लिम सौदागर, चेट्टियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपी व्यापारियों के एजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदिर मंदिर क्या था? मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। जो मंदिर थे वो किसके केंद्र माने जा रहे थे हम्पी में? तो वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों, यानी क्या? देवदासियां विरूपाक्ष क्या था? शिव मंदिर क्या था? यानी कि देवदासियां विरूपाक्ष क्या था? मंदिर किसका? शिव का। अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा और प्रजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि के पर्व कहलाता है, ठीक है। क्या है जो महानवमी पर्व है दक्षिण में, क्या कहलाता है? वो नवरात्रि का पर्व कहलाता है। उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। तो हम्पी का महत्वपूर्ण पर्व कौन हो जाता है? तो वो हो जाता है महानवमी का पर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विदों ने उस महानवमी को मंच को खोज निकाला, यानी कि पुरातात्विदों ने उस महानवमी के मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का क्या करता था? आदर और सत्कार किया करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर है। गले में पेन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, इतना बोलती नहीं हूँ ना इसलिए। कोई नहीं, देखते हैं आगे। और अधीनस्थ व्यक्तियों से क्या करते थे? नजराने उपहार लिया करते थे। क्या करता था? अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहां विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था, ठीक है। कहाँ से? जो महानवमी का मंच था वहां से। 1565 में दक्कनी सुल्तानों, कौन सी सुल्तान? दक्कनी मतलब दक्षिण के सुल्तान। कब से? 1565 में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर के शासकों के हाथ विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो किसके द्वारा विजयनगर की पराजय हुई थी? तो वो आपकी हम्पी के द्वारा हुई थी। सॉरी, वो किसके द्वारा होती है? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार, ठीक है। इन दक्षिण देशों के दक्षिणी साम्राज्य के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो 1565 में दक्की सुल्तानों, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की क्या हुई? पराजय हुई, जिसके बाद किसका? हम्पी का विनाश हो गया। अब बात करते हैं हम सूरत की। जो सूरत क्या है? पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसके और भी 2-3 क्वेश्चन हैं। यानी कि हमने पढ़ा था जब दक्षिणावर्त कहाँ का प्रवेश द्वार हो जाता है, इन चीज़ों को सबको हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से मैचिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंबात, कहाँ के? कैबे सूरत है वो मुगल काल में कैम्बे, आज के खंबात और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापारियों का वाणिज्य केंद्र बन गया था। कहाँ का? पश्चिमी व्यापारियों का। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, सूरत को क्या कहा जाता है? मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम का प्रवेश द्वार है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? पश्चिम की ओर ही तो पढ़ते न थे नमाज, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। आप पढ़ेंगे, ये जानेंगे वाणिज्य केंद्र क्या होता है, ठीक है। ऐसे स्थान जहां पर क्या होता है? जहां विभिन्न उत्पादनों केंद्र में आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, वो क्या कहलाता है? वाणिज्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। जो सूरत था वो कैसा नगर था? तो वो एक सर्वदेशीय नगर था, जहां पर क्या होता था? 1 मिनट।
जहाँ पर जातियों और धर्मों के लोग रहते थे, यानी कि सभी जातियों के धर्म लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने, माल गोदाम कहाँ थे? सूरत में थे। अंग्रेजी इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है। किसने लिखा है? ओविंगटन ने लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न-भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो कहाँ के इतिहासकार हो जाते हैं? अंग्रेज कहाँ के हैं? ओविंगटन, यानी कि कौन है? ओविंगटन। ओविंगटन ने सूरत के बारे में क्या लिखा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर भिन्न-भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर क्या करते हैं? लंगर डाले हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों और जरी के लिए प्रसिद्ध थे। जो सूरत के वस्त्र थे वो किसके लिए? सुनहरे और गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे हैं। वह भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। क्या थे? भव्य भवन और अनेक मनोरंजक स्थल थे, ठीक है? सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी साहूकार कंपनियां थी। कौन सी? तो सूरत की एक काठियावाड़ी सेठों की क्या थी? एक महत्वपूर्ण कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत की जरी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा और इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता दी गई थी। तो ध्यान से सुनेंगे कि सूरत से जारी की गई, जो सूरत से क्या जारी की गई थी? हुंडियाँ की गई थी। तो वो हुंडियाँ कहाँ कहाँ? मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में क्या थी? इनकी मान्यता थी। इंपॉर्टेंट है, मैचिंग का क्वेश्चन बना सकता है या सिंपल भी पूछ सकता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। किंतु 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधा पतन अंतः पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे, ठीक है? इसके क्या थे? कई कारण थे। तो सूरत का पतन कब हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ, ये जानेंगे। हुंडी क्या था? ठीक है, हुंडी जो जारी की थी सूरत में वो क्या था? तो हुंडी एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज की जाती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। यानी कि जो हुंडी थी, वो हुंडी में जो राशि आपने जमा कराई है, तो इस हुंडी को कहीं और जाकर भी आप उस हुंडी से पैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह की एक ये क्या थी? हुंडी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हुंडी के बारे में पूछे तो जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके, यानी कहीं दूसरी जगह पर भी प्रस्तुत करके आप क्या कर सकते हो? पैसे निकाल सकते। तो अब जो सूरत का पतन है, इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजार तथा उत्पादन की हानि हुई। यानी कि पहला कारण क्या बताया कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तब भी उनके बाजार और व्यापार में हानि हुई। इस कारण पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ से 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना क्या किया था? मुख्यालय स्थापित किया था। तो मुंबई में कब किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्यालय स्थापित? तो 1668 ईस्वी में। आज सूरत का एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। जो सूरत है वो आज भी एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। जो जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। तो मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ेंगे। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहाँ है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। बहुत नदी के बारे में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, ठीक है? 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। कहाँ-कहाँ की? तो वो हॉलैंड और इंग्लैंड की थी। क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन कौन था? तो वो मसूलीपट्टनम हो जाता है। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। जो मसूलीपट्टनम में किला है वो किसने बनवाया था? हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। तो किन दो कंपनियों ने नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी? तो पहला क्या हो जाएगा? हॉलैंड और इंग्लैंड। कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन या बंदरगाह था? तो वो हो जाता है आंध्र तट। और मछलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? तो हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर। मछुआरों का एक गरीब नगर जानेंगे क्या है ये स्टोरी। तो कह रहा है कि
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते, किसने? गुमास्ते। तो पहले पढ़ लेते हैं गुमास्ता क्या होता है। गुमास्ता क्या होता है? गुमास्ता यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारिक अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं गुमास्ता? यूरोपीय जो ट्रेडिंग कंपनी होती है उनके व्यापारिक गतिविधियों के क्या होते हैं? प्रभारी अधिकारी होते हैं। तो गुमास्ता पूछता है तो क्या होगा? प्रभारी अधिकारी। तो गुमास्ते कौन थे? विलियम मैथ वर्ल्ड। 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है इन्होंने। क्या कहा है? यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है। कहाँ का? गोलकुंडा का मुख्य पत्तन किसने कहा है? तो गुमास्ता ने कहा है, विलियम मैथवेल्ड ने। जहाँ क्या हो रहा है? जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है और एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ है, ना ही यहाँ अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यह जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूंकि चूंकि हमारे तथा होलैंड निवासियों के यह इस तट पर आते जाते रहते हैं, उनके लिए यह निवास की व्यवस्था हो जाता है। तो ये है मसूलीपट्टनम की जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है गोलकुंडा के को कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही अधिकार लागू किया था। क्वेश्चन बन जाता है कि जो कपड़ों और मसालों पर शाही अधिकार किसने लागू किया था? तो गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने। ठीक है, जिससे कि वह व्यापार का पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। यानी कि जब तक वो क्या होगा, व्यापारों पर कर नहीं लगाएंगे, शाही अधिकार नहीं जमाएंगे, तो उन्हें ये डर रहेगा कि यहाँ क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार ना जमा ले। फिर बात करते हैं विभिन्न व्यापारियों की। एक मिनट। चलो, चीजें पसंद आ रही होंगी। आज 6 चैप्टर है, 4 चैप्टर और बचे हैं। फिर जल्दी से अपनी पॉलिटी का फिनिश करेंगे। फिर 8th क्लास के एनसीईआरटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 15 जून नहीं, 10 जून तक आपका फिनिश करवा दूंगी मैं। ठीक है, ठीक है। समूह को गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कॉमिटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगरों को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया था। ठीक है, किसने? गोलकुंडा के जो ये लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मुगलों ने क्या किया? जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों के अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। यानी कि जो मीर जुमला था, कहाँ का सूबेदार था? तो वो गोलकुंडा का सूबेदार था। उसने क्या किया? हॉलैंड वासियों के अंग्रेजों को आपस में क्या कर दिया? भिड़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर बात करता है 1686 और 87 में मुगल बादशाह कौन आते हैं? औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो वो हो जाते हैं आपके औरंगजेब। कब? 1686 से 87 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या खड़ी हो गई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्र के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र तथा राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी कहाँ? बम्बई, वर्तमान मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास यानी कि चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों ही खो बैठा। यानी कि जो यहाँ के निवासी थे, व्यापारी कंपनियां थी, वो कहाँ चली गई? मुंबई गई, कोलकाता गई। तो मसूलीपट्टनम में क्या हुआ? मसूलीपट्टनम क्या हुआ? मसूलीपट्टनम ने अपनी जो समृद्धि थी वो खो दी। 18वीं शताब्दी के दौरान अंततः इसका क्या हो गया? पतन हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर के से कुछ अधिक नहीं है। ठीक है, यानी कि छोटे से शहर से ज्यादा अधिक नहीं है मसूलीपट्टनम। नगर, नए नगर, उनके व्यापारी। ठीक है, जो नए नगर स्थापित हुए उनके व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। यानी कि जो यूरोप और पश्चिमी देशों में क्या हो गए थे? दोनों ही क्या हो गए थे? लोकप्रिय हो गए थे। क्या? मसाले और कपड़े। अंग्रेजों, होलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपने वाणिज्य गतिविधियों का विकास करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। किसने? अंग्रेजों और होलैंड और फ्रांसीसी वासियों ने। कहाँ पर? पूर्व में। ठीक है, प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल्ला एक मिनट। ओहो, कोई बात नहीं। प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल्ला गफूर और
बिरजी बोरा जैसे कुछ बड़े व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हॉलैंड, अंग्रेजी और फ्रांसीसी थे, उनका किस व्यापारी ने मुकाबला किया? तो वो मुल्ला अब्दुल गफूर हैं और बिरजी बोरा हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो नौ शक्ति का प्रयोग किया, यानी कि नेवी सेना का प्रयोग किया। और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। जो भारतीय व्यापारी थे, उनको अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए क्या किया? मजबूर किया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर क्या हो गए? स्थापित हो गए। आगे बढ़ेंगे। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग और डिजाइन अधिकाधिक क्या हो रहे थे? अधिकाधिक परिष्कृत, यानी कि अच्छे लग रहे थे। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी थी, यानी कि जो ये काल चल रहा था, इस काल में शिल्पकारों की क्या हो रही थी? स्वतंत्रता घट रही थी। क्यों घट रही थी? क्योंकि भाई किसका शासन आने वाला है? अंग्रेजों का। ठीक है। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्हें जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की क्या हो गई थी? स्वतंत्रता नहीं रह गई थी। तो उन्हें तो कंपनी के एजेंट द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उनकी मांग के अनुसार क्या करना पड़ रहा था? बनाना पड़ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी कब की बात कर रहा है? 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ। तो 18वीं शताब्दी में किसका उदय हुआ? तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का उदय हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा कि 18वीं शताब्दी में किन 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 नगरों का उदय हुआ? तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का उदय हुआ। देखते हैं, जो आज प्रमुख क्या है? महानगर है। शिल्पी और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। क्या हो गए? ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि क्या होता है? ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया है। ठीक है, जो ब्लैक टाउन क्या था? ब्लैक टाउन यानी कि जो देसी व्यापार थे, शिल्पकार थे, इनको क्या किया? सीमित कर दिया गया है, उसे ब्लैक टाउन कहा गया। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में, ध्यान से सुनना, कौन कौन सी? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। ठीक है, तो मद्रास में कौन सी कौन सी वो स्थापित की? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम। ठीक है, 18वीं शताब्दी में शिल्पकार तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कि जो 18वीं शताब्दी की कहानी है वो हम कब पढ़ने वाले हैं? अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कि 8th क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे जानेंगे ये सारी चीजें बहुत डिटेल में। अब बात कर लेते हैं वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, आपने वास्को डी गामा के बारे में कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्र मार्ग की खोज के अभूतपूर्व कार्य किए गए, यानी कि कब? 15वीं शताब्दी में। किस मार्ग की खोज के? समुद्री मार्ग के। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा क्या करते थे? प्रेरित थे। इच्छा से क्या थे? प्रेरित थे। तो कौन था? पुर्तगाली नाविक कौन हो जाता है? वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कैप ऑफ गुड होकर। तो ध्यान रखेंगे, वास्को डी गामा ने क्या की थी? समुद्री मार्ग की खोज की थी। वो कहाँ से निकला था? तो वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर से यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करता हुआ उसने क्या की थी? अपनी यात्रा की थी। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से ज़्यादा समय लग गया था, यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा समय लग गया था, यानी कि 1498 में वो कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? 1498 में कालीकट पहुंचा। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया, यानी कि ध्यान से सुनना, 1458 में कहाँ पहुंच गया था? कालीकट पहुंच गया था। और कहाँ से होते हुए?
कैप ऑफ गुड होप से होते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे, यानी कि वो 4 जहाज लेकर निकला होगा, 2 नष्ट हो गए थे। 170 यात्रियों में से 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद मार्ग खोले या खोजे गए, ये वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए, यानी कि इतने हानि हुई फिर भी उन्होंने मार्ग खोजा, वो अत्यंत क्या माना गया? लाभकारी माना गया। उसके बाद तो अंग्रेज और हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविक भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर रहे थे। तो ये आप देख पा रहे हो, ये हैं आपके वास्को डी गामा जी। वास्को डी गामा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज एक अन्य सुपर परिणाम निकला, जिसकी किसी को क्या थी? आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए, जो कौन था? इटली का निवासी था। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। अटलांटिक महासागर को पार करते पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था, क्या सोचना था? कि पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है, इसलिए पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंचा जा सकता है। उसने सोचा कि यहाँ से ऐसे चलेंगे तो यहाँ आकर भारत आ जाएंगे। ठीक है, यही सोचा उसने। ठीक है, तो इस हिसाब से वो पश्चिम की ओर चला और उसने किसकी खोज कर दी? पश्चिम की ओर जाकर खोज की थी, तो उसने 1492 में वेस्ट इंडीज तट पर पहुंचा, और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा है, यानी कि वेस्ट इंडीज, यानी कि इंडीज मतलब इंडिया। उसने इंडिया खोज ली और किस तरह? वेस्ट की ओर, तो वो वेस्ट इंडीज बन गया। तो इस कारण वेस्ट इंडीज का नाम पड़ गया था। 1492 में किसने खोजी थी? तो वो खोजी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे स्पेन, पुर्तगाली नाविक और विजेता भी वहां जाते रहे हैं। उन्हें मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर इन प्रदेशों वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जो कि वास्को डी गामा था, तो उसने कब खोज की थी? तो उसने की थी खोज आपकी 1498 ईस्वी में। ठीक है, और किसकी? इंडिया की। लेकिन जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने 1492 में किसकी खोज कर दी? वेस्ट इंडीज, यानी कि उसने सोचा हमने इंडिया ढूंढ लिया, और कहाँ ढूंढा? वेस्ट में। तो इंडिया वेस्ट में है, तो इस कारण उसने उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। इसी वजह से उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया। अब जो वास्को डी गामा था, वो कहाँ पहुंचा? कैप ऑफ गुड होकर निकला था, और कहाँ तक? कालीकट पहुंचा। ठीक है, और कालीकट भी कौन गया था? वास्को डी गामा ही गया था। अब देखते हैं हमने क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट वर्ड शब्द पढ़े हैं, उनके बारे में जानेंगे। मंदिर नगर क्या होते हैं? मंदिर नगर के बारे में पढ़ा। तो मंदिर नगर क्या है? मंदिर नगर जिसमें पहले मंदिर बना होता है, फिर उसके बाद अगल बगल घर बस जाते हैं, वो मंदिर नगर कहलाते हैं। नगरीकरण पता है, विश्वकर्मा के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, वाराणसी के ब्लैक टाउन क्या था, इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। टाइम नहीं है तो वाई वाई टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।